तो एक तो लाइट कट गई है, अंधेरा हो गया रूम में। ठीक है। द if you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today। हाँ, एक चीज आपको बता दे रहे हैं, आप लोग बड़ा शांति से सुनिएगा, समझिएगा, कोई शोर नहीं आए, और मैं ज्यादा तेज बोल नहीं पाऊंगा। बोलूंगा लेकिन अभी बहुत तेज ना परेशान करना कि इतना तेज बोले कि एनर्जी जो है, क्योंकि बिना खाए पिए बैठना पड़ता है और 2 क्लास लगातार लेने में एनर्जी डाउन हो जाती है। अभी इसके बाद 9th हो जाएगा। तो वही कह रहा कि इफ यू लुक एट द मैप, मतलब कि अगर हम यूरोप का मैप देखते हैं, कब, मिड 18 सेंचुरी का मैप अगर हम देखते हैं तो वहां पे कोई नेशन स्टेट नाम की चीज नहीं है, कोई एक यूनाइटेड नेशन के रूप में राष्ट्र नहीं है। जैसे हम लोग बिफोर 1947 के पहले का अगर मैप इंडिया का हम अपना खुद देखें तो वहां पे डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, कुछ नवाब जो है अपने अंडर में लिए हुए हैं, और ज्यादातर हिस्से पर जो है ब्रिटिश टेरिटरी हो चुकी है। तो नेशन स्टेट नहीं, आइडेंटिटी नहीं हुआ। उसी लिए इंडिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ, और उसी लिए जो है फ्रेंच में भी, यूरोप में भी डिफरेंट पार्ट्स में रिवॉल्यूशन हुआ, और वहां पहले हुआ। ये चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके पहले आप पेज में मैप देखे होंगे यूरोप का। What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdom. What we know today, क्या आज हम ये जानते हैं क्या, या आज कोई बता सकता है कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली ये सब छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड है? नो, आज ये नेशन स्टेट्स हैं। डचेस मतलब हालैंड जो है, एंड cantons whose rulers had their autonomous territories, मतलब जिनके रूलर्स, ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ, फ्री मतलब अपनी टेरिटरी पर रूल करना, अपने साम्राज्य की पर, एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। कह रहा है कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल, जो ईस्टर्न पार्ट थे पूर्वी, और सेंट्रल मध्य यूरोप अंडर ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब हमने आपको बताया है कि निरंकुश राजतंत्र, मोनार्की विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। डाइवर्स पीपल का मतलब डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट सेक्स स्टेट्स के लोग। They did not see themselves as sharing collective identity or a common culture. They did not see themselves मतलब कि वे नहीं देखे थे स्वयं को शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक सामूहिक पहचान और चीजों को आपस में शेयर करना, या एक नेशनल आइडेंटिटी को सब के बीच में शेयर करना, और एक कॉमन कल्चर, एक आम जो लोगों की संस्कृति होती है। तो सब डाइवर्स था, डिफरेंट था, मतलब वेरिएशन, सब अलग अलग थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप। प्राय क्या था उनका कि वो डिफरेंट लैंग्वेज, तरह तरह के अपना भाषा भी बोलते, सबके लैंग्वेज भी अलग अलग थे, और जो है एथनिक कह रहा है कि ग्रुप्स, वो अपना लोगों का डिफरेंट ग्रुप भी था। हेलो। The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. हैब्सबर्ग एम्पायर ये कहाँ पे रूल करता था? जो साम्राज्य था हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया के एंड द हंगरी,
फॉर एग्जाम्पल वाज ए पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीन एंड पीपुल। क्या कह रहा है? डिफरेंट रीन मतलब डिफरेंट, एक तरह से क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं, एरिया ऑफ डिफरेंट पीपुल, तरह तरह के लोग, तरह तरह के उसमें क्राइटेरिया, तरह तरह के टेरिटरीज थी। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेंटेनलैंड। क्या आता था उसमें? अल्पाइन रीजन, आल्प्स रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेंटेनलैंड, as well as the Bohemia, where the aristocracy was predominantly जर्मन स्पीकिंग। जबकि क्या था यहाँ पे? जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग था, जो वहाँ पे रूलिंग क्लास था, एक तरह से कुलीन वर्ग जिसको हम कहते हैं, प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। क्या थे वो लोग? जर्मन स्पीकिंग। इट आल्सो इंक्लूडेड the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia in Hungary। कौन शामिल थे उसमें? इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस मतलब जो ऐसे साम्राज्य जो इटली की भाषा बोली जाती थी वहाँ पे, ऐसे प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं, स्टेट ऑफ लैम्बोर्डी एंड वेनेसिया, हंगरी में। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक द मैग्यार while the other spoke a variety of dialects। क्या कह रहा है उसमें? कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, कि आधी तो जनसंख्या लगभग क्या बोलती थी? मैग्यार, जबकि दूसरी जो आधी बची हुई थी वो डिफरेंट क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलते थे। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी while the other half people a variety of dialects। in Galicia the aristocracy spoke Polish। गलेसिया में जो कुलीन वर्ग था, जो शासक वर्ग था, क्या बोलता था? पोलिश, पोलैंड भाषा पोलिश। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप, इसके अतिरिक्त जो तीन प्रभावी ग्रुप थे, सुपीरियर ग्रुप, they are also lived within the boundaries of the empire। बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर मतलब साम्राज्य की सीमा के तहत, विद इन बाउंड्रीज अ मॉस ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपुल्स। कौन लोग? किसान लोग, द बोहेमियंस एंड स्लोवोकास टू द नॉर्थ, द स्लोवेनी इन द कैमियोला करायोट टू द साउथ। मतलब ये जो वर्ग नॉर्थ और साउथ की बात हो रही, यहाँ पे ये पीजेंट लोग जो थे अलग अलग उसके, एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन द ट्रांसिल्वानिया। सच ओनली such differences did not easily promote a sense of political unity। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो वेरिएशन, ये जो डाइवर्सिटी, ये जो डिफरेंसेस दिख रहा है, ये इतनी इजी नहीं था कि इसको एक पॉलिटिकल यूनिटी के रूप में आसानी से बनाया जा सके। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। The only tie binding मतलब केवल जो एक टाई बाइंडिंग मतलब एक जो हम कह सकते हैं कि उनमें बाइंडिंग मतलब जो बंधता है, दीज डाइवर्स ग्रुप, ये डिफरेंट जो ग्रुप अलग अलग कल्चरल से लेकर के स्पीकिंग और सब में जो वेरिएशन समाज में था, टुगेदर वाज ए कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। एक साथ साम्राज्य और सम्राट के साथ केवल एक कॉमन एलिजेंस, एक आम जो उसके साथ जुड़े थे। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि कैसे नेशनलिज्म और आइडिया
ऑफ नेशन, एक राष्ट्र स्टेट की जो है कैसे आइडिया लोगों के अंदर आया, ये क्वेश्चन है। अब अगला हेडिंग है आपका द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। क्लास में वैसे ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। क्या था यहाँ पे? सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, लैंड और एरिस्टोक्रेटिस का मतलब वही फेडरल लॉर्ड्स, जो लैंड लॉर्ड्स होते थे, जो सामंत वर्ग के, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो निरंकुश लैंडलॉर्ड्स, वाज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब पूरे उस महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में यही समाज में प्रभावी था, सुपीरियर वर्ग के लोग थे। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। और इस वर्ग के लोग जो है अपने एक कॉमन, मतलब एक जनरल तरीके से एक लोगों से आपस में जुड़े हुए थे, अपने ग्रुप के, मतलब डोमिनेंट वर्ग के जो भी लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, ये एक दूसरे से, चाहे वो मैरिजियल सेरिमनी हो या अदर, उसके थ्रू जुड़े थे। जबकि अदर वर्ग समाज का पूरा बिल्कुल कट था इनसे। दे ओन्ड कास्ट स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस। दे ओन्ड स्टेट्स का मतलब उनके स्टेट्स, उनके लैंड, उनकी रियासतें जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी थीं और सेंटर में भी थीं, सिटी में भी थीं। जैसे हमारे यहाँ पे पहले क्या था, जब रियासत थी, जमींदारी सिस्टम थी, तो अब जो डोमिनेंट, मतलब जो लैंडलॉर्ड होते थे, उनका रिलेशन लैंडलॉर्ड से ही होता था। उनकी शादियाँ, उनके जो सेरिमनीज होती थी, उनके निमंत्रण, वो उच्च वर्ग में ही लोग करते थे। They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. डिप्लोमेसी मतलब जहाँ पे दोहरी, मतलब जो अपने कॉमन और राजनीतिक पॉलिटिकल बातें करनी होती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो ये फ्रेंच स्पीकिंग करते थे। एंड हाई सोसाइटी, उच्च वर्ग के लोगों के बीच में। दियर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। इनके परिवार एक दूसरे से मैरिज, मतलब मैरिज सेरिमनी के थ्रू जुड़ते, शादी विवाह इनका मतलब आपस में एक दूसरे वर्ग में होता था। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। जबकि ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, मतलब ये जो सामंती वर्ग के लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो आपस में शक्तिशाली थे, जिनके पास रिच थे, पैसा था जिनके पास, स्टेट था जिनके पास, इनकी संख्या बहुत कम थी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री। जबकि संख्या किसकी थी समाज में, मतलब यूरोप में? पेजेंट्री, नियर अबाउट 90%। To the east and bulk of the land was formed by tenants and small owners. To the west, the bulk of the land, मतलब जो लैंड का ज़्यादातर हिस्सा जो है किसके पास था? वेस्टर्न। was formed by tenants and small owners. किसके द्वारा खेती होती थी? टीनेंट, मतलब उस पर रेंट पर, कर्ज पर, या स्मॉल, छोटे छोटे ऑनर्स, जो लैंड लॉर्ड होते थे, छोटे छोटे जमींदार। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अ पैटर्न्स ऑफ लैंड होल्डिंग वाज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट व्हिच वर कल्टीवेटेड बाय सर्व। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट, मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड, मतलब लैंड थे, और किसके द्वारा उस पर खेती होती थी? सर्फ्स। सर्फ्स का मतलब होता है भूदास, मतलब बताया था हमने उस दिन कि जो
खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, बंधुआ मजदूर कह सकते हो, उनका काम ही करना वही होता है। तो मतलब ईस्टर्न एंड सेंट्रल के लोग जो थे वो रिच थे और लैंडलॉर्ड्स थे, और जबकि ईस्टर्न में जो छोटे छोटे पैचेस लैंड के होते थे, स्मॉल ओनर्स उनके या टेनेंट्री खेती होती थी। और ये बॉक्स में कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जिनको आप नोट करेंगे अच्छे से। हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा, इतनी बातें समझ में आई, इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो जिससे हम आगे बढ़ें। हेलो, ये आपका रिवीजन हो गया होगा, क्लास में पढ़ाया गया था जितने लोग क्लास में आते थे, और एक अटेंडेंस अभी आप वो फोटो कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट पेज। न्यू आइडियाज पेज नंबर ये होना चाहिए। चलिए अगला पेज हमने आपको सेंड कर दिया है फिलहाल। ऊपर का थोड़ा सा धुंधला है, नीचे थोड़ा क्लियर फिलहाल, लेकिन बुक है आपके पास। देखिए, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। कह रहा है कि इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, चूँकि हमने बताया था अभी वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में ही जो कुलीन वर्ग के लोग, जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग के लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, फिडुअल लॉर्ड्स, लैंड लंबे लंबे पैच मतलब कई कई हेक्टेयर्स के लैंड होते थे उनके। तो वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल फॉर प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन व्यापार के लिए, एंड ग्रोथ तो बताया था कि कॉमर्शलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों गो टू हैंड हैंड। तो जब इंडस्ट्रीज होगी तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स भी बढ़ेंगे, सिटीज़ भी, द इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, और इस तरह से एक नया वर्ग मतलब कॉमर्शियल व्यापारिक वर्ग का उद्भव होना है, जिसको कह सकते हैं राइज ऑफ हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड, और जिनका अस्तित्व जो है, जिनका आना एक तरह समाज में, ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, किसके लिए था? मार्केट के लिए, उत्पादन, सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ कब? 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, दूसरे सदी में। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इज ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जबकि फ्रांस और जर्मन या अदर पार्ट्स में ये 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ। इन इट वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग। इन इट वेक मतलब इसके आने से, अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, शुरू होने से समाज में एक नया वर्ग आया, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। अभी इसके पहले केवल पीजेंट्री था जो खेतों पे काम करता था, अब एक नया वर्ग गांव से पलायन होना शुरू हुआ काम की तलाश के लिए, वर्किंग क्लास, मजदूर वर्ग, किस फैक्ट्री वर्कर, वर्कशॉप, एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन था, जो उद्योगपति था, एंड प्रोफेशनल्स व्यावसायिक रूप से, इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लास्ट तक इनकी संख्या कम थी समाज में। इट वाज यमंग द एजुकेटेड, ये लोग एजुकेटेड, लिबरल, मिडिल क्लासेस मतलब एक तरह से आज़ाद लिबरल सोच वाले थे ये लोग। दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक, जो कि इन लोगों ने ये आइडिया, जो लिबरलिज्म का आइडिया फैलाया लोगों के बीच में, और एवोल्यूशन ऑफ, एवोल्यूशन मतलब एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, जो
नोबल या क्लर्जी वर्ग के लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको जो बाई बर्थ प्रिविलेज था उसका एंड चाहते थे। गेंड पॉपुलरिटी एक तरह से इनको मिला भी, सहयोग लोगों का मिला इसको समाप्त करने में। सेकंड है आपका व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। क्वेश्चन है ये, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि लिबरल नेशनलिज्म किसका द्योतक है, इसका मतलब क्या है। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। कह रहा आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्र एकता, एक नेशन स्टेट की जो आइडिया था, ये अर्ली 19th सेंचुरी मतलब यूरोप वर क्लोजली 19th सेंचुरी के फर्स्ट स्टेज में धीरे धीरे पूरा यूरोप इस लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म मतलब उदारवाद, उदारवादी बताया था हमने, एक उदारवादी सोच जो सबके लिए समान चीज़ों के बारे में सोचे, सबको आज़ादी मिले, सबको मौका मिले, ये आइडियोलॉजी धीरे धीरे लोगों के अंदर आना शुरू हुआ। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट, किससे बना है ये लिबरल, लैटिन रूट जिसका मतलब होता है लिबर और इसकी मीनिंग होती है फ्री, स्वतंत्र। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वली ऑफ ऑल बिफोर लॉ। क्या कह रहा है, फॉर द मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या मतलब था, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत आज़ादी, और इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ कानून सबके लिए बराबर हो, कानून की नज़र में सब बराबर हो। ऐसे हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इंडियन नेशनलिज्म में कि फ्रीडम का मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या था, प्लांटर्स के लिए, किसान के लिए, बिजनेसमैन के लिए, लीडर्स के लिए आज़ादी कि वो लोग क्या अपने अपने मायने में क्या उसको समझते थे। तो ऐसे यहाँ पर भी है, मिडिल क्लास लोग क्या समझते थे इस चीज़ को, उनका मतलब था कि व्यक्तिगत आज़ादी हो और सबके लिए समानता हो। द लिबरल स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। द politically it emphasized द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, और पॉलिटिकली रूप में एक तरह राजनीतिक रूप में एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार की जो धारणा हो, बाई कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कि आम पब्लिक सहमति से सरकार बने, मतलब पब्लिक रूल। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ, और इस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और लिबरलिज्म, उसमें जो लिबरलिज्म है या उदारवादी विचारधारा है, ये एक बड़े हथियार के रूप में, जैसे हम लोगों के यहाँ नॉन वायोलेंस और अहिंसा एक हथियार के रूप में हुआ, ऐसे लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग, रूलिंग वर्ग जो वहाँ पे था उसके अंत में, एंड क्लर्कियल प्रिविलेज, क्लर्कियल प्रिविलेज मतलब क्लर्जी वर्ग से हमने बताया था, जो क्लर्जी जो चर्च के लोग थे उनको जो अधिकार मिले थे, स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज मीन्स होता है स्पेशल राइट। आप मीनिंग लिखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप ज़रूर लिखिए जिससे आपके लिए ईजी हो। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक संविधान बनाया गया और पार्लियामेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब एक प्रतिनिधि सरकार, कुछ लोगों का प्रतिनिधि बनाया गया। द 19th century liberals also stress the inviolability of private property। 19th century का लिबरल आल्सो स्ट्रेस द इनवायोलेबिलिटी मतलब होता है कि नियोसिटी या
अनिवार्यता, नेसेसिटी जिसको कहते हैं, नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस, अनिवार्यता ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो सेल्फ प्रॉपर्टी होती है, जो लोगों की अपनी प्रॉपर्टी होती है, इससे स्ट्रेस मतलब चिंतित थे वो लोग। यट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। जैसे कह रहा है कि यद्यप इक्वलिटी बिफोर द लॉ की मतलब सबके लिए समान कानून हो और सब बराबर हो उसमें, तो इसमें नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज नॉट मतलब ये जरूरी नहीं था कि यूनिवर्सल राइट टू वोट का इस मतलब हो, इसका जरूरी हो। डिड नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं था कि ये उसका द्योतक हो कि सबको राइट टू वोट मिले। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, रिवोल्यूशनरी फ्रांस व्हिच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, एक तरह से राजनीतिक प्रयोग जो किया गया लिबरल डेमोक्रेसी में, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सेप्टली टू प्रॉपर्टी ओइंग। किस में दिया गया राइट टू वोट? मतलब सबसे पहले जब वहाँ लिबरल गवर्नमेंट बनी एक तरह से, तो राइट टू वोट देने का अधिकार केवल प्रॉपर्टी ओइंग मैन को, जिनके पास अपना प्रॉपर्टी था और जो 3 दिन के बेग बराबर देते थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वोमेन, जो लोग के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और सभी महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिला। द एक्सक्लूडेड मतलब बाहर रखा गया फ्रॉम पॉलिटिकल राइट से, उनको राजनीतिक अधिकार, वोटिंग अधिकार से बाहर रखा गया। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन, कह रहा है शॉर्ट पीरियड जैकोबिन गवर्नमेंट के तहत डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय, सभी एडल्ट्स मेल को, वयस्क मेल जैसे हमारे यहाँ टीन एज से ऊपर, तो महिलाओं को तब भी नहीं राइट मिला, और महिलाएं जो है अपना लगातार सफरेज करती रहीं, लड़ाई उसके लिए। 1946 में उन्हें मिला। हाउएवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड, और जब नेपोलियन गवर्नमेंट बना, पीछे हमने एक्सप्लेन किया था, धीरे धीरे उसने जब राइट को बैन करता गया, बैक लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वीमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, उस पावर को, सफरेज राइट टू वोट को लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया, और वीमेन स्टेटस को भी रिड्यूस कर दिया गया। माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। फादर और हस्बैंड मतलब जैसे प्रभुत्व जो होता है, जो पावर होता है, वो पिता या हस्बैंड के ही हाथ में, महिलाओं का अधिकार नहीं। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, 19th और अर्ली 20th मतलब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वीमेंस एंड नॉन प्रॉपराइड मैन, महिलाएं और जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ऐसे भी लोग ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट, उन लोगों ने भी अपोजिशन मूवमेंट मतलब उसके अगेंस्ट आंदोलन किया, डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट, और एक समान राजनीतिक अधिकार की मांग किया और उसके लिए लड़ा। अगला पैराग्राफ है इसका लास्ट, और आज का लास्ट टॉपिक है, अटेंडेंस आप ज़रूर करके दे दीजिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। कह रहा है कि अभी तो हमने पॉलिटिकल स्फीयर में पढ़ा, अगला है सोशल स्फीयर में क्या पढ़ा हमने, ऐसे आप पॉइंट वाइज करेंगे आप। और अब इकोनॉमिक स्फीयर में क्या है इसका, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, ये लॉन्ग आंसर भी बनेगा, भेजेंगे हम, और आप छोटे छोटे क्वेश्चन निकालिए, तैयार करिए, करते रहिए, नोट्स ज़रूर अच्छे से बनाइए जितनी बातें हमने बताई हैं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो लिबरलिज्म जो है फ्रीडम ऑफ मार्केट, आज़ादी, मार्केट की आज़ादी लोगों को, सबको, एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, इस पर जो बैन लगे समाप्त हो, जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जो गवर्नमेंट के तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगते थे, रुकावट जो पैदा होती थी सामान के और मनी के एक्सचेंज होने में, एक जगह से दूसरे स्टेट में आने जाने में, ये सब ड्यूटी समाप्त हो। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड, 19th सेंचुरी के तहत एक बड़ी मांग इसकी हुई कि इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, जब लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर
हैड क्रिएटेड आउट ऑफ। तो आज फिलहाल आपका क्लास केवल इतना ही, टाइम हो चुका है 8:10 होने जा रहा है और 9th का क्लास होगा। तो आप इतना ही टिक कर लीजिए यहाँ पे, इतना आप रिवाइज करेंगे, पुनः कल पूछेंगे, कोई बात अगर समझ में नहीं आएगी तो अटेंडेंस आप दे दीजिए।